हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आपको एक के बाद एक 3 वीडियोस देने जा रहा हूं। पहला वीडियो यानी ये वाला वीडियो क्लास 6, 7th और 8th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की छोटी छोटी सारी बातें मैं सारे के सारे बेसिक्स आपको बतलाऊंगा और ये बतलाऊंगा कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बच्चे लोग कैसे करते हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में यानी कल जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो टोटल एडवांस्ड रूल्स मैं बतलाऊंगा। और फिर इसके बाद तीसरे वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले उन बच्चों के लिए मैं वो सारी बातें, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी, वो सारी की सारी बातें लेकर के आऊंगा जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और छोटे छोटे बच्चे इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से सुनें और समझें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बतलाता हूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है क्या, हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना सा आपको याद में रखना है कि हैज हैव के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उसे हम, या क्रिया के इस स्वरूप को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका प्रयोग हम कहां पर करेंगे, कैसे हिंदी सेंटेंसेस होंगे आपके सामने जब आप इस वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, उसे भी जरा देख लीजिए। पहचान, जब कभी भी आपके सामने कोई हिंदी सेंटेंस लिखा हो तो आपको यह देखना है कि अगर उन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में क्रिया के साथ कुछ ऐसे शब्द लगे हों। जरा देखिए कैसे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, या फिर आ है, ई है, ए है, इन जैसे स्वर पर अगर किसी क्रिया का समापन होता है, यानी किसी भी एक्शन वर्ड का एंड कुछ इस तरह के स्वर पर होता है, तो उन सेंटेंसेस के लिए हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ये कुछ खास बातें हैं, इन खास बातों के बारे में थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बतलाऊंगा इन चीजों को लेकर के। तो चलिए जरा यहां पर हम देख लेते हैं कि हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं और हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बतलाता हूं कि हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। एंड हैव फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए है। जैसे यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, देखिए जरा, सिंगुलर नंबर की प्रोनाउंस क्या है। सिंगुलर नंबर के जो प्रोनाउंस है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, वो ही, सी, इट। तो ही, सी, इट के साथ में आपको हैज का प्रयोग करना है। जी हाँ, हैज का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ अगर किसी का नाम आ जाता है, सिंगल एक नाम आ जाता है, जैसे माय ब्रदर आ जाता है, कोई नाउन होता है, वो सिंगल पर्सन। तो आप सभी लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बतला देता हूं कि 1 यूनिट को अगर संख्या में कोई एक है वो सिंगुलर होता है, राइट। और अगर एक से अधिक है वो प्लूरल होता है। तो जितने भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल नंबर, देखिए जरा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई और वी, हालांकि आई सिंगुलर नंबर ही होता है, बट आई के साथ में हम प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई, वी, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउंस है। यू, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इनके साथ में हम प्लूरल नंबर यानी हैव का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ साथ हम जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का एक प्रोनाउन होता है दे, उसके साथ में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, वस्तु अगर आ जाता है, अगर उसकी संख्या एक से अधिक है तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। और फिर इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमारा रियल एक्शन होता है, यानी जो एक्शन वर्ड होता है, उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस ये है आपकी छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें जो आपको आने ही चाहिए। कुछ अभी एग्जांपल्स लिखूंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब यहां पर देख लेते हैं कि वर्ड ऑर्डर, जो सामान्य तौर पर हम जो वर्ड ऑर्डर यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, फिर इसके बाद आपको ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, फिर इसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देना होता है, और अगर नहीं है तो न लगाइए, ओके। और फिर इसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे एडवर्बियल्स होते हैं, इनको रखना होता है। फिलहाल अभी वर्ड ऑर्डर पर मैं आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूं, उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको वर्ड ऑर्डर, चाहे वो सेंटेंस कितना ही लंबा क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी के साथ सभी शब्दों को एक के बाद एक रखते चले जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। आज चलिए जरा देख लेते हैं सबसे पहले कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे जिनके अंत में ये वाले शब्द लगे होंगे, और उनके लिए हम इस तरह की क्रिया का पैटर्न, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि ये शब्द क्या है और ये शब्द क्या है, क्योंकि ये शब्द किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये शब्द अगर कहीं हुए
या ये शब्द कहीं हुए तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को गलत कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। खैर, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में बात करते हैं। पहले कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने हैं। तो चलिए यहां पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए जरा पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा काम हो रहा है, आपको एक्शन ढूंढना है, कौन सी क्रिया की जा रही है। तो जरा देखिए पूर्ण कर लिया है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर एक एक्शन हो रहा है पूर्ण करने का, यानी कंप्लीट करने का वर्क हो रहा है। यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, कंप्लीट करने का, यानी पूर्ण करने का काम हो रहा है। अब जरा गौर करिए, यहां पर पूर्ण करना यह है वास्तव में एक्शन वर्ड, यानी क्रिया है, और इस क्रिया के साथ में लिया है, मैंने आपको बतलाया, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, या कुछ नहीं तो कम से कम आ है, ई है, ए है आदि में कुछ स्वर निकले। ऐसे स्वर अगर निकलते हैं तो वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूं, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर इस प्रकार की कोई भी क्रिया आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आपको ये वाली यानी हैज, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और बड़ा सिंपल सा इसका रूल भी होता है ट्रांसलेशन करने का। जरा देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट सीधे इसी वर्ग से ही पूछना है, यानी इसी एक्शन वर्ड से ही पूछना है। पूर्ण करने वाला कौन, जो काम हो रहा है उस काम को करने वाला कौन, तो उस काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एजेंट होता है। और एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, एजेंट को पहले रखते हैं, यानी सब्जेक्ट रखते हैं। तो पूर्ण करने वाला मैं, तो आई हो गया, आई। अब इसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। तो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हम आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। अब अगर सेंटेंस यहां पर नेगेटिव होता तो नॉट हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रख देते हैं। अगर वहां पर नेगेटिव नहीं है तो सीधे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वर्ब क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो यहां पर आई हैव कंप्लीटेड। ओके, तो अब आप देख रहे हैं क्या क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर ये मेन वर्ब हो गई। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, इसी क्रिया से आपको पूछना होता है क्या पूर्ण कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन होता है क्या, और दूसरा क्वेश्चन होता है किसे। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि इससे आपको एक ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है, तो इसी वर्ब से ही आप पूछते हैं क्या पूर्ण कर लिया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा अपना गृह कार्य, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होता है, माई होता है। ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज होता है। सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर होता है। दे के साथ अपना की अंग्रेजी जो होती है वो दियर होती है। ये मैं आपको प्रोनाउंस के टेबल पर कभी डिस्कस कर दूंगा, राइट। चलिए, अच्छा यहां पर देखते हैं माई और गृह कार्य होमवर्क। वेरी सिंपल, देखिए जरा किस प्रकार से आपने इसे बना दिया है ना। बिल्कुल ही सिंपल है ट्रांसलेशन करना, बस सिंपली आपको टेंस पहचान लेना है। अगला सेंटेंस देखिए, अध्यापक ने खाना खा लिया है। तो अब इस सेंटेंस में देखिए कि यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, खा लिया है। यानी आपको इस सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि यहां पर खाने का एक्शन हो रहा है, यानी काम जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो देखिए जरा क्या किस प्रकार के वर्ड्स लगे हुए हैं, इसमें भी लिया है लगा है। तो लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, मैं आपको ऑलरेडी बतला चुका। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, यानी इसके साथ भी हम हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ये वाला वर्ड ऑर्डर हम उसमें फॉलो करेंगे, राइट। तो आइए जरा देख लेते हैं, इसको भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। खा लिया है तो खाने वाला कौन, आपको ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। सीधे क्रिया से सबसे पहले पूछे कौन, यानी खाने वाला कौन, तो आपको पता चलेगा। इस सेंटेंस को जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खाने वाला कौन है। अध्यापक ने खाना खा लिया है तो कौन खा रहा है, अध्यापक खा रहा है, यानी द टीचर। आप यहां पर क्या लिख देंगे, द टीचर। ओके, और इसके बाद देखिए जरा हैज या हैव, वर्ब लगानी है आपको, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, आप देखिए हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो देखिए अध्यापक, टीचर, यहां पर केवल अध्यापक की यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है तो हैज का प्रयोग करिए, हैज, द टीचर हैज। और एक्शन क्या हो रहा है, और एक्शन हो रहा है खाने का, तो ईट मीन्स खाना। ओके, तो हैज, ईट, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। और फिर क्या खा लिया है, खाना खा लिया है, सो ईटन फूड। देखिए जरा कितना सिंपल है, कर्ता, क्रिया और कर्म, और फिर अदर वर्ड्स होते हैं। यही तो सिंपल एक ट्रांसलेशन करने का वर्ड ऑर्डर होता है। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, उन्होंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं। अब ये सेंटेंस जरा गौर करिए, ये सेंटेंस नेगेटिव है, यानी यहां पर अब आपको हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए उन्होंने,
तो कपड़े यहां पर कौन सा काम हो रहा है, जरा ये देखिए, धोने का काम हो रहा है। इसमें ए है, देखिए धोना के साथ में क्या है, ए है। तो मैंने आपको बताया कि अगर स्वर कैसा निकले, ए है या ई है, जैसे वो बाजार गई है तो ई है का स्वर निकले, ऐसे अगर कोई स्वर निकलते हैं तो वे सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। हाँ, कभी कभी नहीं भी बनते हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बतलाऊंगा। चलिए इसको भी ट्रांसलेशन करते हैं। यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, धोने का काम हो रहा है, यानी वॉश करने का काम हो रहा है। तो वॉश करने वाला कौन, उन्होंने। अब आप देखिए उन्होंने की इंग्लिश क्या बनाएंगे, तो आप बनाएंगे दे, राइट। दे का मतलब उन्होंने। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो उन्होंने, दे प्लूरल नंबर है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, दे हैव। अब यहां पर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग भी करेंगे, दे हैव नॉट। इसके बाद आप देखेंगे वर्ब क्या हो रही है, धोना यानी वॉश, तो दे हैव नॉट वॉश, और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, तो दे हैव नॉट वॉश्ड। अब क्या नहीं धोए हैं, फिर से अब आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट का पता करेंगे तो अपने कपड़े। तो मैंने अभी आपको बतलाया कि आई के साथ में अपने की अंग्रेजी माई और दे के साथ में अपने की अंग्रेजी देयर, ठीक है ना, वॉश्ड देयर क्लॉथ्स। बस बहुत ही सिंपल सा है इनका ट्रांसलेशन करना। उम्मीद है कि इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब कुछ सेंटेंसेस मैं इंटरोगेटिव बतलाता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप और एक WS टाइप। तो चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको इसी रूल पर थोड़े सा अंतर यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। चलिए मैं वो भी करके आपको बतला देता हूं। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करके बतलाता हूं। देखिए क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन एक ऐसा होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और जरा पता करिए कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आप आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं और कितने ऐसे हैं जिनका आप आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पर, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो आप आसानी के साथ कह सकते हैं हाँ या ना। ओके, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? अगर आप लिख चुके हैं तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं हाँ या फिर ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये भी एक यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अगला सेंटेंस देखिए, तुम अभी तक कितने पत्र लिख चुके हो? तो क्या इसका आंसर आप हाँ में कह सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तुम अभी तक कितने पत्र लिख चुके हो, तो क्या आपका आंसर कुछ ऐसा होगा, हाँ जी नहीं? आपको बतलाना पड़ेगा कि आप कितने पत्र लिख चुके हैं। ठीक, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो देखिए जरा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरे वो जिनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं, इन दोनों के ही ट्रांसलेशन करने का एक छोटा सा अलग सा तरीका होता है। जरा देखिए क्या है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, वही सेम हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले वो रखनी होती है, फिर आपको सब्जेक्ट रखना होता है। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए आपने इसको कैसे किया है। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई है, हैज या हैव, लेकिन ये पता करने के बाद में कि इसका सब्जेक्ट तुम है, यानी दिल्ली जाने वाला कौन, तुम, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, तुम। और आपको मैंने पहले बतलाया कि यू यानी जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ आप प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपने हैव पहले रखा, फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर कभी की अंग्रेजी बना करके एवर रखी आपने यहाँ पर, यानी सब्जेक्ट के बाद में एवर का प्रयोग किया। फिर आप देखिए जाना, जाना गए, गए का मतलब क्या होता है, गो, और इसकी क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म यानी गॉन होना चाहिए, गो, वेंट, गॉन। अब जरा यहां पर ये देखिए कि यहां पर जाने की अंग्रेजी हमने यहां पर गॉन क्यों नहीं बनाई है, यहां पर बीन क्यों बनाई है। तो ध्यान से सुनिए, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? अगर आप किसी के सामने अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पास वो व्यक्ति खड़ा है, तो अगर वो कभी दिल्ली गया है तो जाकर वापस आ चुका है ना, तभी तो आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो। ध्यान दीजिए, अगर कोई कहीं जाकर और वापस आ चुका है तो फिर उसके लिए गॉन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए हम बीन का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्या बात? ध्यान से सुनिए, जब कभी गो नाम की क्रिया, जब हम कोई एक ऐसा सेंटेंस बोलें जैसे क्या तुम कभी अमेरिका गए हो, अगर ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो हम कब बोलेंगे, जब वो हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा होगा तभी तो, यानी वो अमेरिका जाकर और वापस आ चुका होगा अगर वो कभी अमेरिका गया होगा, ठीक है ना। तो हम उसके लिए फिर गॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, गो या वेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि बीन का प्रयोग करेंगे। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? अच्छा,
अगर हम यहाँ से कोई रास्ते पे है या कोई व्यक्ति अमेरिका पर ही है अभी, ठीक है ना, जैसे मैं कह दूँ मेरे पिताजी अमेरिका गए हैं, तो गए हैं इस अर्थात वो हमारे सामने नहीं है, वो या तो अभी रास्ते पर है, अमेरिका जाने वाले रास्ते पर हैं, या फिर वो अभी अमेरिका में ही हैं, तब हम वहाँ पर गॉन का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई वहाँ से वापस आ चुका है और पहले जा चुकने की बात कर रहे हैं तो फिर बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पर भी हम गॉन का प्रयोग नहीं बल्कि बीन का प्रयोग करेंगे। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन कर देंगे। जरा देखिए, हमने यहाँ पर इस क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई। ओके, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, लेकिन हमने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तो फिर वहां पर हमें किसी WH टाइप वर्ड की जरूरत नहीं होती, हम उसे नहीं लिखते। ओके, जैसे एक सेंटेंस ये भी है, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, तो इस क्या की इंग्लिश अब हम व्हाट बनाकर नहीं करेंगे, बल्कि वही चीज, तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो फिर से यहाँ पर क्या आएगा, हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हैव यू, हैव और इसके बाद सब्जेक्ट रखा हैव यू, और लिखना रिटन, सो हैव यू रिटन, क्या तुम लिख चुके हो, क्या लिख चुके हो, पत्र लिख चुके हो, हैव यू रिटन अ लेटर, लेटर, कुछ इस तरीके से हम सेंटेंस करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके ना, यहाँ पर भी हमने क्या की इंग्लिश व्हाट करके नहीं बनाई, क्योंकि इसका आंसर भी आप यस या नो में दे सकते हैं। अगला सेंटेंस देखें, यहां पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, तो अब इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको एक क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देना होता है, उस क्वेश्चन की इंग्लिश बना करके। जैसे यहां पर लिखा है कितने पत्र, तो यहां पर लिखा है हाउ मैनी लेटर्स, ऐसे। अब देखिए कितनी आसानी के साथ आपने इसको भी बना लिया। हाउ मैनी के साथ में आपने लेटर्स भी जोड़ा हुआ है, कितने पत्र। जब कभी कितना आ जाए उसके साथ में जो भी नाउन जुड़ा होगा वो नाउन भी उसी के साथ में लगा रहता है। तो हाउ मैनी लेटर्स, फिर इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव यू, फिर इसके बाद आपने यू यानी सब्जेक्ट जिसने लिखा है वो, फिर इसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। देखिए अगर नेगेटिव होता तो यहीं पर नॉट लगा देते, और अभी तक की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, अप टू नाउ, ठीक है ना, अप टू नाउ, अभी तक आपने कितने पत्र लिख लिए हैं या लिख डाले हैं, कुछ ऐसा सेंटेंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, कितने की अंग्रेजी आपने हाउ मैनी से बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप उसे यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ओके, तो इन्हें कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, आप एंड स्क्रीन में देखेंगे तो वहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे, उनको ट्रांसलेट करिएगा और कमेंट बॉक्स में उनको ट्रांसलेट करके जरूर ड्रॉप करिएगा। चलिए अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ खास बातें। खास बातें ये हैं कि भाई ये क्या मैंने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब है। अगली स्लाइड में देखो। अब देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतलाने वाला हूं। कई सेंटेंसेस ऐसे आपके सामने आएंगे जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वहां पर हम कौन सी वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करें। जरा यहां इन सेंटेंसेस को देखिए, पढ़िए और पता लगाइए कि हम यहां पर किस वर्ब का प्रयोग करें। यानी इस वर्ब का, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब है, और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। किसका प्रयोग करें? देखिए जरा सेंटेंसेस पढ़ें। मैं कभी अमेरिका नहीं गया, ध्यान दीजिए, मैं कभी अमेरिका नहीं गया, राइट, गया। अब गया, अगर आपने थोड़ा सा भी टेंस पढ़ा है तो स्कूलों में ऐसे ही बतलाते हैं कि जिन सेंटेंसेस के अंत में गया, गई, गया था, ऐसे अगर शब्द लगे हों तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, राइट। यहां पर देखिए, उसने उस दिन खाना नहीं खाया, अब यहां पर खाया लिखा है नहीं लगा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार यहां पर तो लिया, दिया है, इनके साथ में है लगा है, लेकिन यहां पर है नहीं लगा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आकर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहां पर किस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब अगर आप यहां पर इन दो बॉक्सेस को ध्यान से देखें और इनमें लिखी हुई चीज़ों को अगर आप नोट कर लें और उनको लर्न कर लें, तो फिर आप इन सेंटेंसेस को देखकर बड़ी आसानी से इसके टेंस का पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर हम हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करें। ओके, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या है मैंने लिखा हुआ है, अब मैं आपको डिटेल में बतला रहा हूँ। देखिए ये ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो फिनिश्ड टाइम को बतलाते हैं। फिनिश्ड माने समाप्त हो चुके समय को बतलाते हैं। ध्यान दीजिए क्या है ये, यस्टरडे,
ये क्या है, समाप्त हुआ यानी बीता हुआ समय है, और वो बीता हुआ समय प्रेजेंट से रिलेट नहीं किया जा सकता, यानी वो वर्तमान से रिलेट नहीं किया जा सकता। देखिए द डे बिफोर यस्टरडे, ये क्या है, परसों, बीता हुआ परसों। लास्ट नाइट, पिछली रात। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह या लास्ट मंथ, पिछले महीने। लास्ट ईयर भी हो सकता है, पिछले साल हो सकता है, पिछली सेंचुरी भी हो सकता है, लास्ट सेंचुरी भी हो सकता है। ओके, अच्छा, अगो ये भी हो सकता है, द अदर डे किसी दिन ये भी हो सकता है, इन 1970 यानी कोई सन दिया हो सकता है जो इस सन से पहले का हो, यानी ये 2022 चल रहा है, इससे पहले का समय हो तो वो भी बीता हुआ समय आएगा। इन अगस्त, अब अगस्त, पीछे अगस्त की अगर बात करेंगे तो वो भी बीता हुआ समय है, यानी फिनिश्ड टाइम है वो, राइट। इन सितंबर 2002, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, बीता हुआ समय। कहीं पर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो देखेंगे कि अगर इस तरह के कुछ वर्ड्स लगे हों जो बीते हुए समय को रेफर कर रहे हो तो फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहां पर देख लीजिए, ये है अनफिनिश्ड टाइम। ये ऐसे शब्द हैं या ऐसे फ्रेजेस हैं जो टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, यानी अभी तक आकर के वो समय जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर ये शब्द कहीं पर लगे हों तो उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे फॉर या सिंस, नेवर, अगर किसी सेंटेंस में नेवर लगा हो, कभी नहीं, तो भी हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। एवर लगा हो, येट, येट का मतलब अभी, अभी, अभी का मतलब क्या होता है, इस समय होता है, तो अगर ये लगा हो तो भी। जैसे नाउ, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउ, यहाँ पर शायद ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाउ। अगर ये नाउ लिखा है, नाउ का मतलब भी क्या होता है, अभी। टिल या टिल नाउ, टिल नाउ का मतलब अभी तक होता है। अप टू नाउ का मतलब अभी तक होता है। अप टू प्रेजेंट माने वर्तमान समय तक होता है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा लिखा हो या सेवरल टाइम्स लिखा हो, सेवरल टाइम्स का मतलब क्या होता है, कई बार, अनेकों बार। जस्ट, अगर जस्ट कभी लगा हो तो ये भी अभी, अभी की सिचुएशन को बतलाता है। तो इन रिसेंटली या लेटली, रिसेंटली, ऑफन, ऑलरेडी, सो फार माने अब तक। इन सब को नोट कर लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में आप डिसाइड न कर पाए क्रिया को तो ये वाले वर्ड्स अगर कहीं पर रखे होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेंगे, और अगर वो शब्द लगे होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेंगे। इनके बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसके आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ये 3 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, जरा इनको देखकर पहचानिए कि ये टेंस कौन सा है। मैं कभी अमेरिका नहीं गया। अब अगर आप सिंपली, आपने सिर्फ इतना देखा है कि किसी वाक्य के अंत में लिया, दिया, खाया, पिया, अगर ऐसा कुछ हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं और आपको कुछ देखना पड़ेगा। क्या? कभी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कभी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, नेवर। अगर नेवर लिखा हुआ है भाई तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब वो अभी तक जुड़ा हुआ, पीछे, अब से लेकर और पीछे जितना भी भूत हो गया वो कभी नहीं हुआ, राइट। तो ये वर्तमान से जुड़ा होता है। तो अगर यहाँ पर कभी नहीं लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पर नेवर लिखा हुआ है, अगर नेवर का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो अब आप यहाँ से नहीं बल्कि इन शब्दों से पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कौन सा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, आई हैव नेवर गॉन, हैव नेवर बीन टू अमेरिका। क्लियर? मैंने उस दिन खाना नहीं खाया। अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर खाया, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए उस दिन। उस दिन का मतलब क्या है, दैट डे या द अदर डे, कुछ ऐसा, एक दिन या उस दिन, ऐसा ऐसा कुछ आ जाए। मैंने उस दिन, तो ये उस दिन वैसे भी हमें लगता है ये बीता हुआ टाइम है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। कैसे? आई डिड नॉट हैव फूड, ऐसे आई डिड नॉट हैव। अब आप देखिए जरा, आई डिड नॉट हैव फूड, दैट डे कर देंगे आप, दैट डे, मैंने उस दिन। ये जो दैट डे आया एक्चुअली ये बीते हुए समय को प्रकट कर रहा है, या द अदर डे, यहां पर कुछ ऐसा होता तो फिर हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते। ओके, अब चलिए जरा देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस, उसने आज खाना नहीं खाया। यहां पर भी देखो खाया, यहां पर भी खाया। इसे आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया है, लेकिन इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। क्यों? उसने आज खाना नहीं खाया। आज, आज क्या है, ये आज का दिन है,
आज कब से शुरू हुआ? रात 12 बजे से, और अभी तक चल रहा है, तो ये प्रेजेंट हो गया। यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये इस एक्शन को वर्तमान से जोड़ रहा है। और यहाँ पर अगर टुडे नहीं लिखा है भाई, मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर टुडे, दिस वीक, दिस डे, अप टू दिस डे, दिस वीक अगर लिखा हुआ है, दिस मंथ लिखा हुआ है, दिस ईयर लिखा हुआ है, तो भूतकाल में हुए एक्शन वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, यानी कोई भी टाइम है जो वर्तमान से आकर के जुड़ता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? ही हैज नॉट। तो ये देखिए आपने यहां पर हैज और नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। ही हैज नॉट ईटन, आप हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही हैज नॉट हैड, हैव की वर्ब की खाने और पीने के लिए आप हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में कर सकते हैं। सो ही हैज नॉट ईटन फूड टुडे। आप देखिए जरा, यहां पर अगर टुडे लगा हुआ है तो फिर आप यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड नॉट हैव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आप टुडे के कारण क्या कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं, और यहां पर उस दिन यानी दैट डे के कारण आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं। ओके, तो इन शब्दों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि अगर ये शब्द कहीं पर आए या फ्रेजेस कहीं पर आए तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना चाहिए, और अगर ये वाले शब्द कहीं पर आते हैं तो उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करना चाहिए। हालांकि जब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें और डिटेल में आपको बतलाऊंगा। तो छोटे बच्चों के लिए इतनी जानकारियां पर्याप्त हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, प्लीज़ इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए और फिर इनको ट्रांसलेट करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में, और उसके आगे की कहानी उससे आगे वाले वीडियो में। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स। आप चाहे 6 से लेकर 8th तक पढ़ रहे हो या 9th से लेकर 12th तक पढ़ रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको टेंसेस के बारे में A to Z सब कुछ पता होना चाहिए, और बिलीव मी मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।